आपका फिर से स्वागत है यंग माइंड्स एकेडमी के एक और करियर गाइडेंस लेक्चर के अंदर। हर मंडे हमने जैसे आपको वादा किया, हम फिर से आ गए करियर गाइडेंस लेक्चर लेके। अब देखो, आज हमारा टॉपिक है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, कंपनी सेक्रेटरी। नाउ सर, सबसे पहला सवाल आता है कि कंपनी सेक्रेटरी सर कौन सी कॉलेज से करे या कौन सी यूनिवर्सिटी से करे? तो सर, देयर इज नो कॉलेज और नो यूनिवर्सिटी दैट कंडक्ट्स सीएस। सो कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज नहीं होती है जो आपका सीएस कंडक्ट करती है। तो कौन कंडक्ट करता है? नाउ एक प्रॉपर एक प्राइवेट गवर्नमेंट का जो कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोलते हैं आईसीएसआई। क्या बोलते हैं जिसको? आईसीएसआई। आईसीएसआई का फुल फॉर्म होता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करता है एग्जाम को, और सिर्फ इसी के पास वो हक है या पावर है जो कि इसकी डिप्लोमा की डिग्री दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता पूरे इंडिया के अंदर। सर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का है जहां पर जाके हम फटाफट अभी लॉग इन करके अपना बुकिंग करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो है www.icsi.edu। ठीक है, आप इस वेबसाइट पर जाके ही, यही इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है और कोई भी नहीं है। इन पे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वहां पे जाके ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑनलाइन, एंड बाद में आपको बुक्स जो होती है वो घर पे डायरेक्टली आ जाती है। एक बार आप पेमेंट कर दो उसके बाद। अब आगे देखते हैं सर, सीएस के अंदर कैसे एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। देखो सर, एडमिशन प्रोसेस है ना, इसका 12th के बाद भी आप कर सकते हो, एंड अगर आपने 12th के बाद इसका नहीं सोचा था, आप ग्रेजुएशन कर दिया आपने, तो सर ग्रेजुएशन के बाद भी इसको करने का ऑप्शन रहता है। पहले 12th के बाद का देखते हैं। सर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक, एक एक्सेप्शन होता है, अगर आप फाइन आर्ट्स के बच्चे हो, अगर आप फाइन आर्ट्स लिया हुआ है आपने कोर्स, तो सर आप सीएस नहीं कर सकते। फाइन आर्ट स्टूडेंट्स कैन नॉट डू सीएस, आप ये वाला नहीं कर सकते। बाकी किसी भी तरह के कोई भी स्ट्रीम के बच्चे इसको कर सकते हैं। सर, इसके अंदर सर प्रोसेस क्या होता है, कितने लेवल्स होते हैं? तो जैसा सीए के अंदर होता है 3 लेवल होते हैं, वैसे इसके अंदर भी 3 लेवल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लेवल जिसको फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, उस एग्जाम का नाम है सीसेट। सीसेट मतलब सीएसईईटी, एंट्रेंस टेस्ट होता है। सर, इसके अंदर टोटल 4 पेपर्स होते हैं, हर पेपर 100 मार्क का रहता है। सेकंड स्टेप रहता है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है एग्जीक्यूटिव? इसके अंदर 2 मॉड्यूल, बेसिकली 2 ग्रुप होते हैं, और हर ग्रुप में 4-4 पेपर होते हैं। हर पेपर 100 मार्क का रहता है, तो टोटल यहाँ पे 800 मार्क का एग्जाम रहता है। सर, एग्जीक्यूटिव जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, आपको 21 मंथ की 21 मंथ्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर आपकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई प्रॉपर तरीके से, फिर ही आप प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हो। दैट इज द 3rd लेवल। तीसरा लेवल है प्रोफेशनल लेवल, और वहां पे 3 मॉड्यूल्स रहते हैं वहां पे आपके। तो सर, सिमिलर इस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस, और ये पूरा आपका प्रोसेस है सीएस का। पहले एंट्रेंस, देन एग्जीक्यूटिव, एंड देन आपका प्रोफेशनल। सर, बीच में आपको 21 महीने की ट्रेनिंग कब होगी? एग्जीक्यूटिव के बाद आपका 21 महीने का ट्रेनिंग। एंड सर, जब प्रोफेशनल आपका एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद आपकी जब जॉब लगती है, उसके पहले भी आपको 15 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इस तरह से आपका 21 मंथ का ट्रेनिंग एंड 15 मंथ का ट्रेनिंग कब होता है? एग्जीक्यूटिव के बाद एंड प्रोफेशनल के बाद। ठीक है, तो ये चलता है आपका। सर, इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है, हर आपने पेपर को तो दे दिया, हर पेपर को दे दिया, पर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? सर, पासिंग क्राइटेरिया सीए के जैसा ही होता है। आपको अगर यहाँ पे 4 पेपर है, सपोज 400 मार्क के, ठीक है, तो उसके अंदर आप तभी पास हो पाओगे जब आपने 50% मार्क्स क्रैक किए होंगे। कितने? 50% पासिंग मार्क्स रहते। ओके, नाउ देखो सर, 4 पेपर है, हर पेपर के अंदर आपने 40 मार्क ला दिया तो उस इंडिविजुअल पेपर में तो पास हो जाओगे, बट अगर आपको ओवरऑल एंट्रेंस टेस्ट में अगर पास होना है तो आपको मिनिमम 50% तो लाने ही पड़ेंगे। 400 में से 200 तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर, ये जो अप्लाई है ना रूल, ये सब पे अप्लाई होता है। अंडरस्टूड? अच्छा, नाउ सर, एक फर्क है, क्या मैं अगर मैं 12th के बाद सिर्फ सीएस करूं तो मुझे डिप्लोमा मिलेगा या डिग्री मिलेगा? नाउ सर, डिप्लोमा मिलेगा आपको। यहां पर क्या मिलता है? सीएस का एक कोर्स होता है, वो डिप्लोमा कोर्स होता है, ये डिग्री कोर्स नहीं होता। तो सर, अगर आपको ग्रेजुएट माना जाना है, अगर फ्यूचर में आपको ग्रेजुएट पता करने के बाद ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, तो आपको सर सीएस ये डिप्लोमा कोर्स है, बट सर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आपको सीएस के साथ कोई दूसरा एक और कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि डिग्री कोर्स होगा। ठीक है, नाउ देखो, सीएस इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट कोर्स, बट सर सीएस के साथ अगर आपको लग रहा है कि आप इतना कोप अप नहीं कर पाओगे, कोई डिफिकल्ट कोर्स जो डिग्री होता है जिससे डिग्री मिलती है, बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री, वो आप ज्यादा डिफिकल्ट वाली मत लो। फिर क्या लो? बीकॉम ले लो, या फिर उसके अंदर बैफ ले लो, बीबीए ले लो, या बीएससी ले लो। साइंस बैकग्राउंड है तो, आईटी बैकग्राउंड है तो कुछ भी ले सकते हो इसके हिसाब से। सर, ये सारे कोर्सेज आप क्या होते हैं? इजी होते हैं। आपको सीएस में मेन फोकस करना है, तो ऊपर बाकी के कोर्सेज से क्या होगा? आपको डिग्री मिलेगा, आप ग्रेजुएट माने जाओगे, एंड सर डिप्लोमा कोर्सेज से आपकी स्किल्स बढ़ेगी सीएस से। बट सर, कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं, अगर सीएस के साथ में कुछ अच्छे भारी वाले कोर्स करूं
तो उससे मेरी जो वट होती है, मेरे जो जॉब प्रेफरेंस है वो ज्यादा बढ़ सकती है, तो वो होगा लॉ। मैं प्रेफर करूंगा कि आप है ना सीएस के साथ लॉ को जरूर प्रेफर करना। 5 साल का लॉ, 12th के बाद ही आप लॉ भी कर सकते हो 5 साल का, जो कि आपका बैचलर्स डिग्री मिलता है, जिससे आपका डिग्री कोर्स माना जाता है। तो लॉ से आपका डिग्री कोर्स हो जाएगा एंड सीएस से आपका डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा। नाउ सर लॉ और सीएस को साथ में क्यों करना चाहिए? सर जी अभी सपोज एक जॉब इंटरव्यू में आप जा रहे हो, आपके 10 कैंडिडेट है, उनमें से 9 लोगों ने सिर्फ सीएस किया है, बट सीएस और बीकॉम किया है सपोज, कोई दूसरा छोटा मोटा कोर्स, और एक इंसान ने सीएस के साथ लॉ किया है। तो सर जॉब प्रेफरेंस में पहला प्रेफरेंस वो लॉ सीएस वाले को देंगे और बाकी सब लोग को सेकंड थर्ड प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि सर वो डिग्री ही ऐसी है कि उनको, अब इंटरव्यूअर को क्या है, उनको तो एक ही साथ में एक लॉयर भी मिल रहा है और एक कंपनी सेक्रेटरी भी मिल रहा है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? ऑफ कोर्स लॉ सीएस वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। एंड सर दोनों साथ में करेंगे हो जाएगा? यस हो सकता है, इट इज पॉसिबल, तभी मैं बता रहा हूं। देखो लॉ और सीएस ये दोनों ही लॉ के रिलेटेड होते हैं, इन सब के अंदर आपको कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस और ये सब चीज पढ़नी होती है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी होती है। तो सर लॉ के अंदर भी ये चीजें होती है और सर सीएस के अंदर भी ये चीजें होती है, तो काफी पोर्शन मैच करता है। वो काफी पोर्शन जब मैच करता है तो आपको क्या होता है, थोड़ी आसानी हो जाती है पढ़ाई करते टाइम, और सर वो आसानी के अंदर आप 2 डिग्री भी हासिल कर रहे हो, एक लॉ और एक सीएस, तो काम आसान हो जाता है और इजीली आपका 2 कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर आगे क्या? अभी देखो ये डिप्लोमा कोर्स नहीं, आप इसके साथ कुछ दूसरा भी कर सकते हो। नाउ सर आफ्टर ग्रेजुएशन मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? नाउ जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है उसको एक रिलीफ मिलता है, उसको ये एंट्रेंस वाला फाउंडेशन वाला कोई भी देना पेपर नहीं पड़ता है, डायरेक्टली वो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल देना पड़ता है उसको। ठीक है, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो यहाँ पे ऐसा मानती है आईसीएसआई जो इंस्टीट्यूट है वो ऐसा मानती है कि जिनका ग्रेजुएशन हो गया है ना, उनको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो पढ़ाई होती है वो उन्होंने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है, तो वो बेसिक सा टेस्ट है वो देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, तो आपका काम इतना आसान हो जाता है ना। बाकी की जो ट्रेनिंग वेनिंग है वो सब कुछ सेम टू सेम रहती है, आपको उतनी लेनी ही पड़ेगी ना। सर पेपर सेम टू सेम रहेंगे, बस आफ्टर ग्रेजुएशन वाले को ये सीएस एंट्रेंस टेस्ट का 4 पेपर नहीं देना पड़ेगा। पासिंग क्राइटेरिया सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम। ठीक है सर, अभी आगे जाते हैं। सर ये एग्जामिनेशन की फीस कितनी होती है ना? देखो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है आईसीएसआई ना। सर आईसीएसआई की फीस बताऊंगा, मैं किसी भी कोचिंग क्लासेस की फीस नहीं बता रहा हूं सर, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, मतलब इतना फीस आपको आईसीएसआई को देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है सर, अगर फाउंडेशन देना है आपको तो आईसीएसआई 4500 चार्ज करता है। ठीक है, दिस इज द रजिस्ट्रेशन फीस। अच्छा, बट सर अगर आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना है तो देयर इज अनदर फीस दैट इज कॉल्ड एज एग्जामिनेशन फीस एंड दैट इज 1200 रुपीस। कितना? 1200 रुपीस। तो आपका फाउंडेशन का टोटल खर्चा 4500 प्लस 1200 मिलाकर 5700 के 6000 तक के बीच के अंदर होता है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव। सर एग्जीक्यूटिव में थोड़ा ऊपर नीचे क्राइटेरिया है ना। देखो एग्जीक्यूटिव की ऐसा मिनिमम रेंजिंग फीस होती है 9000। ठीक है, बट सर जो बच्चे सीपीटी मतलब जो सीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको पास कर चुके, बट सपोज उन्होंने सीए कंटिन्यू नहीं किया, उनको अभी सीएस करना है, बट उन्होंने सीपीटी पास कर लिया, उन्होंने क्या कर दिया, सीपीटी पास कर दिया। सर ऐसे बच्चे सीएस कर सकते, बट सर उनकी फीस होती है 12500। कितनी होती है? 12500। अच्छा सर, अगर कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट अगर सीएस करना चाहते और एग्जीक्यूटिव में एग्जाम देना चाहते, तो मतलब सपोज नॉन कॉमर्स कौन होगा? साइंस एंड आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, तो उन लोगों की एग्जीक्यूटिव की फीस होगी 10,000 रुपए। एंड सर अगर जिन बच्चों ने ये फाउंडेशन का कोर्स पास कर दिया है तो उनकी फीस 8500 से 9000 के बीच में होती है। वो वेरी करती है कभी कभी हर साल, इसके लिए यहाँ 9000 और यहाँ पे 8500 लिखा मैंने, क्योंकि ये फाउंडेशन पास करने के बाद ही आप एग्जीक्यूटिव दोगे तो आपको मिनिमम 8500 से 9000 तक की फीस देनी पड़ेगी। अच्छा सर एग्जीक्यूटिव में भी एग्जामिनेशन फीस होती है। यस सर, इसके अंदर आपको 1200 रुपया पर मॉड्यूल ना, मैंने यहाँ पे बताया था एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल होते हैं, मतलब दोनों ग्रुप में 4-4 पेपर होते हैं, तो आपको एक मॉड्यूल का एग्जामिनेशन फीस 1200 रुपया, मतलब 2 मॉड्यूल के कितने लगेंगे? 2400 रुपए। तो यहां पर आपको यह फीस तो देनी पड़ेगी, पर साथ में एग्जामिनेशन फीस भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सर प्रोफेशनल का फीस है, इसके अंदर कुछ भी बाइफरकेशन नहीं होता, इसके अंदर डायरेक्टली आपका 12000 एक ही फीस होता है।
सर इसका एग्जामिनेशन फीस भी सेम है, 1200 रुपया पर मॉड्यूल। नाउ 3 मॉड्यूल है तो सर आपको 3600 रुपया उसका एग्जामिनेशन फीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये था आईसीएसआई का फीस, ये था आईसीएसआई इंस्टीट्यूट का फीस। नाउ सर इसके अलावा लोग कोचिंग लेते हैं। सर कोचिंग के अंदर कैसा फीस मैटर करता है, डिवाइड करता है? तो देखो फाउंडेशन है ना, वो आपका कोई भी कोचिंग क्लासेस में जाओगे तो वो मैक्सिमम 20 to 30,000 के बीच में आपका फीस लेते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के अंदर जाते हो तो सर एग्जीक्यूटिव में आपका वही फीस 30 to 60K के बीच में, 30 to 60,000 के बीच में जाता है। और सर अगर आप प्रोफेशनल लेते हो तो वहां पर आपका 50 to 1 लाख के बीच में जाता है आपका फीस, ठीक है? 50,000 या 60,000 to 1 लाख के बीच में आपका। अब जैसी आपकी एरिया, जिस रीजन पे आप रहते हो या फिर जिस तरह का आपका क्लासेस है, इंस्टीट्यूट है, जिस तरह का प्रोफेशनल सर्विस आपको कोई क्लासेस दे रहा है, उसके हिसाब से वो वेरी करता है। इसके लिए मैं रेंज बता रहा हूँ, एक प्रॉपर फीस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप कोचिंग क्लासेस लेते हो तो उसकी फीस है, अगर नहीं लेते हो तो सर आपको सिर्फ इतना खर्चा होगा, दैट्स इट। आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो, कोचिंग क्लासेस इज नॉट अ कंपल्सरी, ठीक है? चलो नेक्स्ट है सर एग्जामिनेशन फीस भी हो गया। नाउ सर एग्जामिनेशन है ना ट्वाइस कंडक्ट होती है, पूरे साल में 2 बार कंडक्ट होती है, दैट इज जून एंड दिसंबर। सर मैक्सिमम जून एंड दिसंबर में ही होता है, बट लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो जून या दिसंबर में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। एग्जामिनेशन मोड क्या रहता है सर? आप हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस को प्रेफर कर सकते हो, आपको जो बेस्ट लगे आप उसके हिसाब से लैंग्वेज दे सकते हो। नेक्स्ट सर एक कंपनी सेक्रेटरी का जॉब क्या होता है, हम करते क्या कंपनी सेक्रेटरी बनके? सर पहला लुक्स आफ्टर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि भाई कंपनी के अंदर सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशन के साथ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो काम देखता है सर ये। सेकंड काम कंप्लायंसेस विद स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सर रूल्स रेगुलेशन इसका मेन मुद्दा होता है। एक कंपनी सेक्रेटरी को पता होता है कि कंपनी के अंदर क्या रूल्स के हिसाब से काम होना चाहिए, क्या रूल्स के हिसाब से गलत है, क्या रूल्स के हिसाब से एडवाइजेबल है, ये सारी चीजें वो अपने कंपनी के लोगों को बताता है और सर उसी के हिसाब से कंपनी चलती है। जब तक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का ठीक नहीं होगा, वो कंपनी में रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करेंगे प्रॉपर। और कोई कंपनी अगर रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम नहीं करेगा तो सर वो कंपनी हमेशा डूबेगा और गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफियर करके उसको बंद कर देगी, क्लोज डाउन कर देगी। वहां के लोग, वहां पे जो एम्प्लॉइज है वो लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे इफ देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है? सर नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। सर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो वर्क रहता है उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। नेक्स्ट सर मैनेजमेंट। बेसिकली 2 तरह के मैनेजर्स होते हैं, एक एमबीए पढ़ के मैनेजर्स बनते हैं और एक कंपनी सेक्रेटरी बन के भी मैनेजर्स बनते हैं। बट सर जो एमबीए पढ़ के मैनेजर्स बन रहे हैं ना, उनमें और इनमें क्या फर्क रहता है? दे डू नॉट नो द लीगल प्रोसेस। उनको गवर्नमेंट के लीगल प्रोसेस का पता नहीं होता, वेरी एक कंपनी सेक्रेटरी को लीगल प्रोसेस पता होते हैं। तो सर ये मैनेज करते हैं गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। एंड जो एमबीए और वो जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं वो लोग मैनेज करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड जो उनकी जो एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। दोनों में फर्क है। नेक्स्ट सर अरेंजिंग मीटिंग्स, लीगल एडवाइजर। ये बड़े बड़े जो सीईओ होते हैं, सीटीओ होते हैं या जो एमडीज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोगों की मीटिंग्स अरेंज करने का काम करते हैं। सर ये जब बोलेंगे ना तभी वो मीटिंग कर सकते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, जो बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है साल में 1-2 बार, जो एनुअल जनरल मीटिंग मानी जाती है, शेयर होल्डर्स मीटिंग मानी जाती है, उन मीटिंग के अंदर हर कंपनी को 1 से 2 कंपनी सेक्रेटरी रखना ही पड़ता है, जरूरी है वो। व्हाई सर? बिकॉज सर कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि उस मीटिंग के अंदर जो भी चीज हुई है, जिसको मिनट्स बोलते, क्या बोलते? मिनट्स बोलते, उन सब चीज का रिकॉर्ड रखना। क्या रखना? रिकॉर्ड। और वो कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। सर कंपनी सेक्रेटरी हर चीज का मिनट टू मिनट रिकॉर्डिंग करता है कि वहां पे क्या क्या चीज हुई, क्या नहीं हुई। एंड बाद में सर इसी के आधार पर, इसी के नोट्स पर, इसी के रिकॉर्डिंग पर लोग पब्लिश करते हो। कोई भी कंपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे आम जनता तक पब्लिश करती है ना। अगर इसने, कंपनी सेक्रेटरी ने अगर रिकॉर्डिंग करने में कुछ गड़बड़ कर दी तो सर लोगों तक गलत बात पहुंचेगी, तो इसके गले पर बहुत बड़ा, इसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ होता है कि मैं मेरा काम प्रॉपर करूं, वरना कंपनी की इमेज लोगों में बहुत खराब हो जाएगी। नेक्स्ट सर लीगल एडवाइजर। मैंने अभी बताया था एक सीएस का काम क्या होता है सर? एक सीएस का काम और एक लॉयर का काम मैक्सिमम तरीके से सेम होता है। ये लोगों को और कंपनी को एडवाइसेस देता है कि भाई आपको ये वाला काम करने से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना नहीं करना पड़ेगा, क्या ये गवर्नमेंट के लॉस के हिसाब से बरोबर है या फिर नहीं है, ठीक है?
तो उस हिसाब से ये लीगल एडवाइस है। तो ये ऐसे अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं, आप इस पर और रिसर्च करिए, आपको और पता चलेगा। नेक्स्ट सर, एक कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी कितनी होती है, मैं बन जाऊं कंपनी सेक्रेटरी पर कमाऊंगा कितना? अब देखो, एक जो फ्रेशर होता है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस वाले की बात नहीं कर रहा हूं। अभी अभी आप कौले एकदम ताजा ताजा फ्रेशर बने हो, ठीक है सर, आप कम से कम अपने कैलिबर के हिसाब से और अपने टैलेंट के हिसाब से 20 से 30 हजार से लेकर 50-60 हजार तक आपकी फर्स्ट सैलरी होगी। आपकी पहली सैलरी 20 to 60 के बीच में, हजार के बीच में हो सकती है, पर मंथ की बात कर रहा हूं। अब सपोज आपने इसके अंदर बहुत अच्छे रैंकिंग से, AIR ऑल इंडिया रैंकिंग आपका बहुत अच्छा है, टॉप 100 के अंदर, टॉप 50 के अंदर हो, तो सर ये के में नहीं होगी, डायरेक्टली लाख में आपकी सैलरी होगी, लाखों में भी आप शुरुआत कर सकते हो। एंड इसके अंदर कैसा रहता है, एक्सपीरियंस का काम रहता है, जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा आपका सैलरी हाइक होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसके अंदर लाखों भी कमा सकते हो, नो बिग डील। अब सर मेन सवाल, सीए और सीएस, हमें सीए करना चाहिए, सीएस करना चाहिए, कौन सा बेटर है? नाउ देखो, दो चीज बोलूंगा, जिन लोगों को फाइनेंस के रिलेटेड, नंबर्स के रिलेटेड और ये सब चीज के रिलेटेड, टैक्स के रिलेटेड जो ज्यादा पसंद है, इंटरेस्ट है, वो लोग सीए प्रेफर करें। क्या प्रेफर करें? कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रेफर करें। बट सर जिन लोगों को लॉ पसंद है, रूल्स रेगुलेशन, सेक्शंस, देन सर एडवाइस देना पसंद है, वो लोग सीएस चुने, कंपनी सेक्रेटरी चुने। अब सर कौन सा बेटर है? अब देखो, बेटर कुछ नहीं होता, आपके कैलिबर पे रहता है, ठीक है। कभी कभी एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, तो क्या चाय वाले की जो प्रोफेशन है वो खराब है? नहीं सर, आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, मैंने आपको राह बताई है, अब चुनना आपके ऊपर है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करेंगे, एंड थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।